नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 और 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी कर्नाटक या डी केरला। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी कर्नाटक। कर्नाटक में हुआ क्या है, क्यों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रही है? तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एलिफेंट्स को कैप्चर किया था। तो कर्नाटक में कुछ एलिफेंट्स को कैप्चर किया गया था क्योंकि ये एलिफेंट्स के साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। यानी आपको पता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी कॉमन है। यानी एलिफेंट कभी ह्यूमन के एरियाज़ में घुस जाते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसा ह्यूमन का कहना है, बट एक्चुअली ह्यूमन भी तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत कॉमन देखने मिलता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर्नाटक के सॉफ्ट रिलीज किया है, यानी उन्होंने छोड़ दिया है। कहाँ पे? तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एलिफेंट्स को पकड़ा गया था उनको सॉफ्टली छोड़ा है। सॉफ्ट रिलीज यानी क्या, उन्हें तकलीफ ना पहुंचने देते हुए उनको छोड़ देना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये हसन चिकमगलुरु करके जो है और कोडगु करके जो है एरियाज कर्नाटक में, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वहाँ से ही इन एलिफेंट्स को कैप्चर किया गया था। तो और इनको छोड़ा गया है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये चिकमगलुरु और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कर्नाटक के, ये आपको याद रखना। और इसका जो नाम है वो भद्रा रिवर के कारण इसे मिला है। सो याद रखिएगा, भद्रा रिवर ये यहाँ से बहती है। और आपको पता है भद्रा रिवर और तुंगा रिवर, ये दोनों रिवर जब मिलती है तभी तुंगा भद्रा रिवर बनती है। तो भद्रा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर के कारण ही इसे मिला है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके डिक्लेयर किया गया था 1951। और ये याद रखना आपको इसका ईयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे चलाया गया 1998 से। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी चलाया गया है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व ये इंडिया का है जो कि कंप्लीट विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम बाय 2002। तो 2002 में क्या हो जाता है कि कंप्लीट रेलेवेंट यानी हम कहेंगे कि विलेज के जो रिलोकेशन होते हैं, यानी विलेज के लोगों को रिलोकेट किया जाता है उस एरिया से और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जिसमें विलेज को रिलोकेट किया गया था 2002 में। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना अबाउट भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है बालपन की कविता को लेके। बालपन की कविता ये इनिशिएटिव लाया गया है और आपका क्वेश्चन पहले ये है कि मिनिस्ट्री जो है जिसने बालपन की कविता ये लॉन्च किया इनिशिएटिव वो कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आई है 2020 में और वो हाईलाइट कर रही है कि यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड से ही लोगों को, बच्चों को दिया जाए। और मल्टीलिंगुअलिज्म भी हम कहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन से प्रमोट किया जाए। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस ये बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाए, जिससे बच्चे जो है वो एक तरह से ट्रेंड हो जाएंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में। और इससे हम टू अचीव दिस जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी है वो जो मिनिस्ट्री के ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने लॉन्च किया बालपन की कविता ताकि ये सब जो गवर्नमेंट का एम है इसको गवर्नमेंट पूरा कर सके। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम यही है कि बहुत क्रिएट अ कलेक्शन नर्सरी राइम्स, जो भी नर्सरी की राइम्स है या फिर जो भी पोएम्स है वो पूरी भारतीय भाषा और इंग्लिश दोनों भाषा में बच्चों को सिखाया जाए, यानी जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसमें भी और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी। तो फोकस जो है वो इंडियन कल्चर पे रहेगा जो कि बच्चों के लर्निंग के बहुत काम आएगा, उनके फाउंडेशनल स्टेज में काम आएगा और ये बच्चों को हेल्प करेगा एक तरह से कि उनके सराउंडिंग को वो अच्छे से जान पाए, एक खुशी खुशी से जान पाए, जॉयफुली जान पाए, ईजिली वो पोएम्स को समझ पाए उनके मदर टंग में। तो जो बच्चे घर में भी लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसमें वो चीज़ें उनको इजीली समझ जाती है। इसलिए ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिससे गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि बच्चों को बचपन से ही जॉयफुली, खुशी के साथ पढ़ाना चाहती है। तो यही एक एम के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बालपन की कविता। अगली जो आपको न्यूज़ देखने मिल रही है वो है सुनील कुमार को लेके। सुनील कुमार जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक मेडल जीता है और वो मेडल जीता है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में। ये मेडल जो उनको मिला है वो कौन सा मेडल है? आपके ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज या फिर डी नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ब्रॉन्ज। तो जो सुनील कुमार है उन्होंने इंडिया का पहला मेडल जीता है 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि अमन नाम की जगह चल रही है जॉर्डन में, जॉर्डन नाम का जो देश है वहाँ पे। इनको ये जो ये जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो मिला है 87 kg ग्रेको रोमन कैटेगरी में। उन्होंने चाइना के जो जियांग सिंह है ह्यूएन उनको डिफीट किया है 3-1 से। आफ्टर एन इनिशियल 10-1 विन ओवर तजाकिस्तान का सुकरोब अब्दुल खाफ करके जो है इसको हराया था उन्होंने 10-1 से, बट लॉस्ट द सेमीफाइनल टू ईरान यासिन अली याजदी, इसलिए क्योंकि सेमीफाइनल में इनके हार हो गए इसलिए इनको ब्रॉन्ज मिल गया, अदरवाइज ये फाइनल तक जाते तो इनको सिल्वर मेडल मिलता। ये जो सुनील है उनका ये 5th
सीनियर एशियन चैंपियनशिप मेडल है, जिसमें उन्होंने 2020 में गोल्ड जीता था, 2019 में सिल्वर जीता था और 2022 में ब्रॉन्ज और 2023 में भी ब्रॉन्ज जीता था। तो अभी उन्होंने 6th टाइम ये मेडल जीता है और ये उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद का आपका करंट अफेयर जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को लेके। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो किस इंस्टीट्यूशन द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? आपका ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC जिसे कहते हैं, सेकंड है नीति आयोग, थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, या फिर डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को टू 15 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, है ना। तो यूपी में और 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ तक अब ये एक्सटेंड कर दी जाएगी ये जो स्कीम है वो। तो अब एट प्रेजेंट 74 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में वो कवर हो रहे हैं इस स्कीम में। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कवर हो रहे हैं ESI स्कीम में इंडिया में वो टोटल 689 है। 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 689 इसमें कवर हो रहे हैं। सो न्यूली कवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अंबेडकर नगर आ रहा है, बहराइच आ रहा है, गोंडा आ रहा है, जालौन आ रहा है, कन्नौज आ रहा है और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। ESI स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की लार्जेस्ट सोशल इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कानपुर में और न्यू दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को, तब से ये चलती है। तो देखिए कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी एक स्कीम है जिसको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया जाता है। अगली जो न्यूज़ आपको देखने मिल रही है वो है इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज को लेके। सो विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ मिलके। सो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट। सो 19 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है इंडियाज सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज, और किसके साथ मिलके? विद स्टेट गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ मिलके। सो जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 10 स्टेट्स यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, ये 10 स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। इनको सिलेक्ट किया गया डेटा कंसोलिडेशन से। तो ये 10 स्टेट से पहले डेटा लिए जाएंगे और इनिशिएटिव जो है वो इंटीग्रेट करने वाला है 34 मेजर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को। तो जितनी भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स रहेगी वो सब एक हो जाएगी और यहाँ पे उनका डेटा निकाला जाएगा। जैसे एनक्रिप्टेड आधार का यूज किया जाएगा और प्रोसेसिंग की जाएगी 200 करोड़ रिकॉर्ड्स की। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जो होता है वो डबल किया जाएगा, हम कहेंगे 24.4% था 2021 में, इसको 2024 में 48.8% पहुंचाया जाएगा। यानी इससे 65% इंडिया के पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बेनिफिट मिलने वाला है। ये किया क्यों जा रहा है? ये जो डेटा पुलिंग है ये की क्यों जा रही है? यानी हम कहेंगे कि डेटा लोगों से निकाला क्यों जा रहा है? क्योंकि वेलफेयर स्पेंडिंग कैसे होनी चाहिए, किसके ऊपर करनी चाहिए, ये पता चले। ऐसा ना हो कि जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी वेलफेयर स्कीम्स उस तक मिल रही है, उस तक भी पैसे पहुंच रहे हैं। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी हमें टिका के रखनी है, हमें भी इंडिया का जो भी पैसा है उसको अच्छे मैनर में यूज़ करना है और इंडिया का ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी नेगोशिएशंस को भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना है। यानी हम कहेंगे कि ग्लोबल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी यानी समाज में कुछ लोगों को हमें हेल्प करनी है। ऐसा जो ग्लोबली इंडिया ने कहा है वो इंडिया पूरा तभी कर पाएगा जब जिनको ज़रूरत है उन तक ही सब चीज़ें पहुंचेगी। इसलिए यहाँ पे डेटा पुलिंग एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपका अगला सवाल है PM वानी स्कीम ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? आपका ऑप्शन है ए हेल्थ केयर, बी एजुकेशन, सी इंटरनेट सर्विसेज एंड डी एग्रीकल्चर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इंटरनेट सर्विसेज। सो प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, उसका फुल फॉर्म है PM वानी का, याद रखिएगा PM वानी, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। सो इसका एम यही है कि जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स है उसको हम बढ़ाएंगे, उसको हम एक्सपांड करेंगे और हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। सो डिजिटल इंडिया बनने में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है PM वानी। सो पब्लिक डेटा ऑफिसेज जो होते हैं जिसको PDOs कहते हैं वो सेटअप किए गए हैं और वो ऑपरेट करेंगे वानी कंप्लेंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स, ये कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स। तो हम यही देखेंगे कि वानी जो है ये कहीं ना कहीं वाईफाई हॉटस्पॉट्स को बढ़ाएगा और उसी के साथ साथ हम कहेंगे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो है वो इनका पार्टनर है। यानी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो है ये कहीं ना कहीं इनके साथ काम करेगा इंटरनेट सर्विसेज के लिए। मार्च 20, 2025 तक इंडिया में 2,78,439
पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। वाईफाई स्कीम जो होती है लॉन्च की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन दिसंबर 2020। तो दिसंबर 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका एम यही था कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना, यानी हमारे देश को डिजिटल बनाए, स्पेशली रूरल एरियाज यानी गांव के एरिया तक इसको पहुंचाना और इसी से एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी छोटे मोटे जो जिनके बिजनेसेस हैं उन तक भी वाईफाई पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा जनरेट हो सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट इंटरनेट, है ना। तो जो अर्बन पुअर लोग या रूरल हाउस होल्ड यानी जो शहर में रहने वाले कुछ गरीब लोग हैं या फिर जो भी गाँव में रहने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत कम कॉस्ट में इंटरनेट मिल जाएगा। तो आई होप ये सर्विसेज हम सब तक जल्दी पहुंच जाए पीएम वानी ये स्कीम के अंडर। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके, जिसको कहा जाता है VLSRSAM। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की गई, ऐसा आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑप्शन है बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। आपका ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL। आपका ऑप्शन डी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दैट इज BDL। सो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये जो लॉन्च की जा रही है वर्टिकली, सीधी की जा रही है, इसलिए इसको वर्टिकल लॉन्च कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी ये सरफेस से अटैक करेगी, जमीन से, और हवा में जो भी ऑब्जेक्ट्स जिसको भी मारना है, जो भी एयरक्राफ्ट्स है, उसको इससे शूट किया जाएगा। तो कहेंगे हम कि ये इस तरह की एक मिसाइल है जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है और शॉर्ट रेंज में ये शूट कर सकती है। तो एक ओडिशा कोस्ट पे हमने इसकी टेस्टिंग की है। VLSRSAM जो है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, यानी इंडिया में उसको डेवलप किया गया शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसको जिसने डेवलप किया है वो है DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और क्विक रिएक्शन मिसाइल है, ये एकदम फास्ट में जाके एयर में अटैक करती है, यानी एरियल अटैक्स होते हैं तो एयर थ्रेट, हमको एयर में जो भी खतरे हैं, जो भी उन सबको ये कहीं ना कहीं उन सब से हमें प्रोटेक्ट करेगी। इसमें सी स्कीमिंग टारगेट्स भी हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो समुद्र के ऊपर के टारगेट है, सी के ऊपर के टारगेट है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है सी के ऊपर से, उसको भी ये मार देगा अगर उसको वहां से लॉन्च किया गया तो। इनिशियल इसको डिजाइन किया गया था इंडियन नेवी के लिए, यानी ये शिप्स के ऊपर से ही इसको छोड़ा जाएगा, यानी सी स्कीमिंग टारगेट्स इससे खत्म किए जाते हैं। तो इसको डिजाइन इंडियन नेवी के लिए ही किया गया था और इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, एकदम शॉर्ट रेंज पे थी। तो अब ये स्ट्राइक करेगी 80 किलोमीटर तक, तो इसलिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करके इसको टेस्ट किया है। मिसाइल जो होती है ये डेवलप की है इंडियन एयरफोर्स के लिए टू प्रोटेक्ट एयर बेसिस, है ना। तो पहले जो है वो 40 किलोमीटर की हमने नेवी को दी थी, अब ये 80 किलोमीटर की है, एयरफोर्स के जो बेसिस है वहां पे ये लगाई जाएगी। उसके बाद का आपका अगला क्वेश्चन है GSAT को लेके, GSAT 18 को लेके। सो व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इट GSAT 18 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो आपका ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन बी है नेविगेशन सैटेलाइट, ऑप्शन सी है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, GSAT 18 इस तरह से दिखता है। सो ये जो सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सो ये न्यूज में क्यों आया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है PAC, जिसमें अपोजिशन के भी लीडर होते हैं, उन्होंने एक इशू उठाया है, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ GSAT 18 ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ 6 ट्रांसपॉन्डर्स अंटिल 2027। सो उनका वही कहना है कि फालतू का यहाँ पे पैसा खर्च किया जा रहा है GSAT 18 पे, उसको पूरी तरह यूटिलाइज भी नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा हम कहेंगे कि जो कमिटी है उन्होंने रिकमेंड किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो जितना भी फाइनेंस हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखे, सैटेलाइट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर पब्लिक फंड्स का यूज करके उसको अच्छे से इस्तेमाल करके उसको डेवलप करे। ये रेवेन्यू लॉस जो हुआ है वो 117 करोड़ का ऐसा रिपोर्ट में पता चल रहा है और ये आइडल ट्रांसपॉन्डर्स के कारण था। तो आपको ये बता दूं कि ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं। सो ये जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, जिसके अभी यहाँ पे शिकायत की जा रही है कि ट्रांसपॉन्डर्स अच्छे नहीं होने, यानी ट्रांसपॉन्डर्स का हमने पूरा यूज नहीं किया इसलिए बहुत पैसे का लॉस हुआ है। सो ये जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं ये करते क्या है, तो ये रिसीव करते हैं, ओके ये याद रखिएगा, ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये एम्पलीफाई करते हैं, उसको और पावरफुल बनाते हैं। किस चीज़ को ये भी बताता हूँ, एम्पलीफाइंग करते हैं और रीट्रांसमिट भी करते हैं, रीट्रांसमिट
ट्रांसमिट यानी फिर से भेजते हैं, तो ये रीट्रांसमीटर भी होते हैं। तो किन चीज़ों को? तो सिग्नल्स को। हम जो ग्राउंड से सिग्नल भेज रहे हैं ऊपर सैटेलाइट को, वो सिग्नल्स यहाँ तक पहुँचते हैं ट्रांसपॉन्डर्स के थ्रू। जो ट्रांसपॉन्डर जो है वही रिसीव करते हैं, वही ट्रांसमिट करते हैं, वही एम्पलीफाई करते हैं और वही फिर से हमें भेजते हैं, रीट्रांसमिट भी करते हैं ग्राउंड टर्मिनल्स पे। सो ये होते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। तो ट्रांसपॉन्डर्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया। GSAT-18 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इसरो ने 5 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था। सो इसको लॉन्च किया गया था बाय यूजिंग एरेन 5 VA-231 रॉकेट, और कुरू नाम की जगह है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुयाना में आपको ये देखने मिलती है। सो ये कहीं ना कहीं जो वेट था वो 3404 kg वेट हमने सैटेलाइट का छोड़ा था। और वेट जो होता है, और ये सैटेलाइट जो है ये 15 ईयर मिशन लाइफ है इसकी, यानी ये 2032 तक काम करेगा। इसको इंजेक्ट किया गया था इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अगर आपको ये नहीं पता कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, तो ये अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड का ये एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट होता है। ये जो ऑर्बिट रहेगा, ये ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट्स को छोड़े जाते हैं। तो ऑर्बिट जो होते हैं वो अर्थ के जो रोटेशन का पीरियड है उसको ये मैच हो जाता है, और सैटेलाइट भी उतने ही टाइम में घूमता है। यानी हम कहेंगे कि सैटेलाइट को सेम टाइम लगता है जितना अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि लगभग 24 घंटे, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्टली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स इनको कंप्लीट होने को लगता है। सो ये कहीं ना कहीं इतने टाइम में कंप्लीट करता है रोटेशन। तो ये इस ऑर्बिट में भेजना होता है। तो यही वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है जहां पे ये सैटेलाइट भेजा जाता है, GSAT-18। आप इस इमेज में देख सकते हैं अर्थ के बिल्कुल पास में, ये अर्थ के साथ ही ये रोटेट होते रहता है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स 27 और 28 मार्च के। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इसी तरह हम अगले नॉलेजेबल वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।